हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी वाला। दिस इज सोनिया आहूजा और आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी के आईआर के सिलेबस के बारे में। सो गाइज, जब आज से 10 साल पहले जब मैं स्टूडेंट थी, मुझे किसी ने बोला था कि एवरीथिंग दैट द सन टचेस इज यूपीएससी सिलेबस। बट टुडे एज एन एजुकेटर आई नो दैट्स नॉट ट्रू। आई नो दैट देयर इज सम इनफाइनाइटनेस इन द सिलेबस बिकॉज यूपीएससी खुद अपना एक सिलेबस का आउटलाइन नहीं देता है। बट एजुकेटर्स ने, इंस्टीट्यूशन ने ओवर द पीरियड यूपीएससी के पेपर को एनालाइज करके हमें एक तरीके से रफ आइडिया दे दिया है कि क्या क्या पूछा जा सकता है, क्या क्या रिलेवेंट है। ठीक है, तो एक तरीके से आप बोल सकते हो अगर सीबीएसई का सिलेबस अगर एक किताब होती तो वी डेफिनेटली नो कि चैप्टर के नाम क्या है, उसके अंदर की जो बात है वो इट इज़ अ बिट सम पार्ट आर स्टैटिक, सम आर डायनेमिक, बट एटलीस्ट चैप्टर नेम्स हमें पता है कि रफ इस सेक्शन में से, इस रीजन में से क्वेश्चंस आते हैं। तो बिफोर वी डाइव इनटू इट वी नीड टू अंडरस्टैंड टू थिंग्स। वन, विद इन आईआर और एनी सब्जेक्ट फॉर दैट मैटर कुछ स्टैटिक होता है। ठीक है, व्हाट इज स्टैटिक? स्टैटिक इज सिलेबस दैट डजंट चेंजेस मच, राइट? सो दीज आर इंस्टीट्यूशंस और things, ideologies that have been part of IR for last 50 years and will be part of next 50 years. They haven't changed much. So this constitutes as IR, जैसे historical aspect है गया। अब history में जो हो गया वो that will not change. So these things related to history or events that have already happened or events that are too strong, that have had such a strong impact that they are not going to change a lot, like World War I, World War II. So these sections of the syllabus don't really change. But then there's this 30% of IR syllabus that's very dynamic. And it doesn't change from year to year. Dynamic syllabus, I would say, has a lifeline of half time of 2 years. ठीक है, कि एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि अगर कोई चीज़ relevant है, लास्ट ईयर हुई है, तो वो 2026 तक रिलेवेंट रहेगी। ओके, इररिस्पेक्टिव, लाइक हो सकता है कि वो चीज़ इतनी बड़ी हो कि वो स्टैटिक में चली जाए, बट मोस्ट थिंग्स यूजुअली हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ 2 to 3 years इन यूपीएससी सिलेबस, राइट? जो भी टॉपिक्स हैं दैट आर पार्ट ऑफ द डायनेमिक एस्पेक्ट। क्योंकि क्या होता है ना, यूपीएससी में, सॉरी, आईआर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ना, देर आर थिंग्स दैट आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, राइट? रिलेशनशिप्स, इवेंट्स, signatories to different agreements, they keep changing. New signatories come, new agreements are formed. तो कुछ चीज़ें या तो रिजॉल्व हो जाती है या उनका इम्पोर्टेंस नहीं रह जाता है, तो वो कई बार सिलेबस से बाहर हो जाती है और नई चीज़ आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल AI ले लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले में भी AI के बारे में इतना कुछ रिलेवेंस नहीं था, इसलिए वो यूपीएससी का सिलेबस में भी नहीं था। बट आज हम उसके बारे में इतने बात करते हैं कि वी आर श्योर कि उसमें एक आधा क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। सो दिस 30% इज मोर डायनेमिक। आज जो हम माइक्रो लिस्टिंग के बारे में बात करने वाले हैं, इट इज़ रेलेवेंट फॉर स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग इन 2023, 2024, 2025। ओके, 2026 में भी हो सकता है, बट 2 years इज अ लॉट ऑफ टाइम, थिंग्स माइट चेंज। So if you are an aspirant who's going to give an exam in this year or next 2 years, this micro listing is important for you. This is a prediction which suggests कि यूपीएससी के आईआर सेक्शन में, प्री और मेंस में किस किस टॉपिक में से क्वेश्चंस आ सकते हैं। दिस इज वेयर you start studying. This is how you start studying. So you start studying from the most, आज जिस टॉपिक में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टिल द टॉपिक विच इज जिसमें से सबसे कम पूछे जाते हैं, राइट? दिस इज द ऑर्डर यू स्टडी इन। सो दिस इज द ऑर्डर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एज वेल। सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक इज इंडिया एंड इट्स नेबर्स। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना, एनीथिंग you are giving UPSC exam in India to become a civil servant in India. So you can say one thing very surely: if it doesn't matter for India, it doesn't matter for UPSC. Okay, there are certain exceptions to it, but mostly you can live by this. If it's not important for India, if it doesn't threaten India in any way, or it doesn't profit India in any way, it's not important, right? So इंडिया और इट्स नेबर्स में सबसे पहले है इंडो चाइना रिलेशंस, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटजी। वी नो हाउ चाइना इज ट्राइंग टू क्रिएट दीज ports
around India, China Maritime Silk Road implications for India, South China Sea dispute, one China policy, one country, two system. Okay, these are one of the main things that we are going to study or we are going to focus on within India and its neighbors between Indo-China. Okay, let's move on. India-Bangladesh relationship. So development partnership, इंडिया के और बांग्लादेश के बीच में जो डेवलपमेंट को लेकर पार्टनरशिप हो रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त. कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट सेपा, इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप इन लाइन लुक ईस्ट पॉलिसी. लुक ईस्ट पॉलिसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड उसके लाइन में इंडिया और बांग्लादेश का रिश्ता, वाटर शेयरिंग, रीसेंट बाउंड्री अग्रीमेंट्स एंड देयर एनालिसिस एंड रीसेंट विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू बांग्लादेश. ठीक है, सो दीज आर द एरियाज इंडो बांग्लादेश में दैट आर इंपॉर्टेंट. आप जानते हैं इंडो पाकिस्तान में क्या है, व्हाट आर द मेजर क्राइसिस, व्हाट आर द जड़ ऑफ प्रॉब्लम बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. मेजर क्राइसिस जिस चीज़ों के कारण होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. टेररिज्म, वाटर शेयरिंग, लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट एंड सो ऑन. वाटर डिस्प्यूट, इंडस वाटर ट्रीटी, इकोनॉमिक रिलेशन कैसे हैं, द शिमला अग्रीमेंट वेरी इंपॉर्टेंट. इसके साथ साथ थोड़ा एक स्टैटिक पार्ट भी है विच इज़ इंडिया एंड पाकिस्तान का हिस्ट्री ओवर द लास्ट 70 years, राइट. बट देन दिस ऑल्सो इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम टूडेज पॉइंट ऑफ व्यू. चाइनाज पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. गिलगिट बल्तिस्तान रीजन. ठीक है, सो other than what has happened in past, these are the things you have to focus when you are preparing for the exam this year or next year. Next, India-Nepal relationship, background of the religion, historical review of the relationship. ये हर country के साथ, हर neighboring country के साथ ये एक तो हमें पढ़ना ही है कि background क्या रहा है, किस टाइम पे किन चीज़ों पे the countries have come together, किन चीज़ों पे they have fought. ये तो हर कंट्री के साथ, हर नेबरिंग कंट्री के साथ, नॉट इवन नेबरिंग, जिनके साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी इंक्रीज हो रही है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, US, उनके साथ भी हम इस बारे में बात करेंगे कि हमारा रिश्ता कैसा रहा है और उसको, बिकॉज दैट हेल्प्स यू प्रिडिक्ट कि आगे कैसा होगा. इशू ऑफ वाटर, हाइड्रो पावर, प्राइम मिनिस्टर्स विजिट. ठीक है, नेपाल, सॉरी, इंडिया एंड भूटान, बैकग्राउंड अगेन सेम, रिलेशनशिप, रिव्यू ऑफ द रिलेशनशिप कैसा था, कैसा है, और दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कैसा रहेगा. Economy, a broad overview of India, Bhutan, China issues, and recent landmark visit by Prime Minister. If our current Prime Minister have visited any country in last 2 years, that becomes important in itself, because Prime Minister doesn't go to a country if it's not important. As simple as that. India-Sri Lanka relationship, commercial relationship, development cooperation, fishermen issues, and Kachethevu Island. Okay, this island, although right now it's kind of not sorted, but we have understood that there is a Sri Lanka military now on this island. But it still becomes relevant because, you know, it can be cause of dispute between two countries that are trying to work together. Indo-Afghan bilateral relationship, a long history of bilateral relationship, development partnership, strategic factors undergirding India's partnership with Afghanistan, Afghanistan after NATO, Operation Devi Shakti, fourth regional security dialogue, and post-Taliban relation. So हम हिस्ट्री से चालू करेंगे कि भाई हमारी और अफगानिस्तान की हिस्ट्री क्या थी, और लास्ट 20 years 30 years जितने भी हमें उनके साथ रिलेशन हुए हैं उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट मेजर इवेंट्स हुए हैं, एंड फाइनली लास्ट 1 साल में क्या चल रहा है. सो लास्ट 1 साल में अफगानिस्तान के साथ हमारा जो है एक बहुत तरीके से कट हुआ है बिकॉज ऑफ द तालिबान रूल. सो दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट अगेन. अभी आज से 3-4 साल पहले मे बी तालिबान वुडंट हैव बीन इंपॉर्टेंट, बट आज से 10 साल पहले व्हेन दिस वाज बिकमिंग एन इशू, तब तालिबान का इशू बहुत इंपॉर्टेंट था, तो तब इट वाज पार्ट ऑफ द डायनेमिक. Then it became irrelevant again. But now, because Taliban has come over, it become relevant again. Right? So you understand how it's going. Next is India-Maldives relation. Geostrategic importance of Maldives, development cooperation and security risk. Because Maldives, you know, it's one of our coastal neighbors, and it is in Indian Ocean, and India has been working a lot against China to create security and its presence in Indian Ocean. So again, from that point of view, Maldives and Sri Lanka becomes important. India-Myanmar relationship through ages, history again,
recent change in policy, क्या हमने चेंज किया रिसेंटली. चाइनाज रोल, हमारे नेबर्स के साथ में जितने भी मोस्टली आर रिलेशनशिप विथ आर नेबर्स इज वेरी इंपॉर्टेंटली seen with respect to China issues, because last 10 years what we have seen is China and India competing for becoming power in this region. So they have been strategically sort of trying to gain power around India and its neighbors to encircle India, right? So India और China का issue overall भी हमें पढ़ना है, but it comes with all neighbors. सारे नेबर्स के साथ में इस बार चाइना का इशू आता ही है, बिकॉज देयर समथिंग, इधर दे हैव सम इकोनॉमिक इंटरेस्ट और दे आर क्रिएटिंग सम कॉरिडोर लाइक इन पाकिस्तान, और दे आर किसी कंट्री लाइक श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस का यूज़ करके उनके पोर्ट को हड़प लिया है. कहीं पे उन्होंने दे आर हैविंग देयर ओन फाइट्स विद द ईस्टर्न कंट्रीज इन साउथ चाइना सी. तो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट एवरीवेयर. म्यांमार और मलेशिया सिंगापुर ट्रांजिट. नेक्स्ट टॉपिक, सो ये एक चैप्टर हो गया इंडिया एंड इट्स नेबर्स, राइट. सो जैसा हमने बोला था कि आउटलाइन है हमारे पास, एक रफ आउटलाइन है, तो उस आउटलाइन में पहला चैप्टर जो है वो इंडिया एंड इट्स नेबर है. सेकेंड चैप्टर इज सिक्योरिटी चैलेंजेस इन द इंडियन ओशन रीजन, सॉरी एक्सक्यूज मी, रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड एशियन रीजन्स, कंट्रीज ऑफ सेंट्रल एशिया, Turkmenistan, Kazakhstan, Tajikistan, China and its influence in Central Asia, international north-south transport corridor, Shanghai Cooperation. Shanghai Cooperation आप देखोगे it comes multiple times within this syllabus, so that makes it important, because we are going to talk about it with respect to, of course, China, but also other states who are also participating in it, right? So these are the main states. So Central Asia के से हमें क्या मिलना है, तो आप अगर उसको देखोगे कि व्हाट डू वी स्टैंड टू गेन, ठीक है. तो आप जब इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाई तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान इज देयर, राइट. एंड अगेन चाइना कम्स एवरीवेयर, जहाँ हम चाइना के साथ हमारे इशू हर पूरे वर्ल्ड में हर जगह हो रहे हैं. जहाँ हम हैं वहाँ चाइना है, जहाँ चाइना है वहाँ हम हैं. तो this becomes, so what is we stand to gain from it, and then how is China going to stop it? So this is basically what we are going to focus on in this. India Mongolia uranium deal हुआ है. It's very important because nuclear power हमें it becomes important for both energy and safety. India UAE oil economic relation, again oil is important. मोस्टली आप देखोगे कि ईदर यू हैव ऑयल, गैस, समथिंग लाइक यूरेनियम इन केस ऑफ मंगोलिया, और टेक्नोलॉजी, आर्म्स एंड एम्यूनिशन, ठीक है, बिकॉज दीज आर द थिंग्स दैट वी वांट. देर आर हर कंट्री की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एंड दिस इज व्हाट वी विल सी ओवर द पीरियड दैट इंडिया, दीज आर इंडियाज रिक्वायरमेंट्स. ओके, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप सेपा. ईरान के साथ क्या है, ईरान न्यूक्लियर डील, यूएस जियोपॉलिटिक एंड जियो इकोनॉमिक कंसिडरेशन इन ईरान. ईरान इंडिया इजराइल की रिलेशनशिप, इजराइल एंड पैलेस्तीन का इशू, 2 स्टेट सॉल्यूशन, वेयर डज इंडिया स्टैंड. एक बोल सकते हैं ना कि कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट की बात चल रही है, कि कहीं पे भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, चाहे वो रशिया यूक्रेन के बीच में हो रहा हो, सूडान साउथ सूडान में हो रहा हो, इंडिया उसका डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग ये है कि हाउ डज इट, where do we stand with it, and how do we gain to benefit from it or lose from it, right? India-Israel vision of defense cooperation. India takes a lot of we have a lot of technological partnership with Israel. India-Israel Industrial Research and Development Technology Innovation Fund, I4F, and I2U2, India-Israel, United Arab and United States. So these are basically 2 of the most important agreements, मल्टीलेटरल अग्रीमेंट्स दैट इन्वॉल्व इंडिया एंड इजराइल. नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया सऊदी अरेबिया के बारे में. एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, कहाँ कहाँ पे वी एंड सऊदी अरेबिया, इंडिया एंड सऊदी अरेबिया कम टुगेदर. सऊदी अरेबिया इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल SPC, चैलेंजेस इन रिलेशनशिप, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल, कोऑपरेशन काउंसिल GCC. इंडिया साउथ एशिया की बात करें, साउथ ईस्ट एशिया, तो हम एशियान के साथ 2 तरीके से रिलेटेड है, एक ट्रेड में और एक सिक्योरिटी में. तो दोनों के बारे में बात करेंगे कि ट्रेड से कैसे, क्योंकि अगेन यू विल सी इन अ लॉट ऑफ एरियाज दैट वी
have relationships with particular areas on their regional team. Like अगर वो regionally एक साथ हैं, जैसे EU है या कोई group of countries है, जैसे गल्फ में oil countries है, तो we often will talk about dealings with them, the entire organization. In case of Southeast Asia also, Indo-Japan bilateral relationship, economic centric relationship and contemporary perspective. ठीक है, क्वाड में भी जापान के साथ हैं हम. इंडिया साउथ कोरिया क्या रिलेशनशिप रहे हैं, इकोनॉमिक पार्टनरशिप है जो रिसेंट ईयर्स में डेवलप हुई है, उसके बारे में हम बात करेंगे. इंडिया वियतनाम इकोनॉमिक कोऑपरेशन, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन, सो ट्रेड की बात भी करेंगे और सिक्योरिटी की बात भी करेंगे. जियो पॉलिटिकल इशू कंसर्निंग, अगेन चाइना भी आता है यहाँ पे. इंडिया वियतनाम एनर्जी कोऑपरेशन, इंडिया चाइना कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनर्स ऑफ वियतनाम. अगेन एज आई सेड कि जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ चाइना का इशू हमेशा आता है. नेक्स्ट टॉपिक एक बोल सकते हैं थर्ड चैप्टर एक तरीके से है, इंडिया एंड अदर नेशन एंड इंस्टीट्यूशंस. ओके, सो इंडिया एंड अफ्रीका. अब हम थोड़ा बाहर जा रहे हैं. अभी तक हम जो है अपने कंट्री और उसके आसपास के देशों के बारे में बात कर रहे थे. देन वी वेंट अराउंड अ लिटिल मोर टूवर्ड्स सेंट्रल एशिया and towards east, southeast, but now we are going to different continent. Okay, so historical connections क्या रहे हैं इंडिया और अफ्रीका के बारे में. Tell me in comments, where does the small community of Africans who have permanently settled in India live? कहाँ रहते हैं? There's a small community. They have become Indian citizen, but they still, because it's a small close tribe, so they, if you go to them, they still look like they are from Africa, but they've settled in India. Tell me where do they live? Which state? Strengthening of ties between India and Africa. India, Brazil, South Africa Dialogue Forum and Trilateral Ministerial Commission. Economic cooperation, human resource development, capacity building. China क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है अफ्रीका में, तो हमें भी जाना ही पड़ेगा ऑब्वियसली. एनर्जी कोऑपरेशन, मिलिट्री सिक्योरिटी, एफ्रो इंडियन ट्रेड. पहला, अच्छा, टेल मी वन मोर सेकेंड थिंग आई वॉन्ट यू टू आंसर. विच इज़ द फर्स्ट कंट्री जिसके साथ इंडिया ने बायलेटरल अग्रीमेंट साइन किया है, विच इज़ एन अफ्रीकन कंट्री. अफ्रीका इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, इंडियाज इन्वेस्टमेंट इन अफ्रीका, डेवलपमेंट कोऑपरेशन एंड असिस्टेंस. Indo-Australia relationship, immigration issues and Indian diaspora. There's a huge community of Indians living in Australia. So it is actually one of, after I think Canada and US, it's like one of the biggest state where Indians want to move. Economic relationship and nuclear. Again, Quad में भी है, Japan के साथ में. India, Australia, US. इंडिया रशिया बायलेटरल रिलेशनशिप. हिस्टोरिकल, हमारा जैसे हमारा यूएस के साथ काफ़ी हिस्टोरिकल रहा है, वैसे ही रशिया के साथ भी रहा है. ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, जेनेवा कन्वेंशन एंड रशिया यूक्रेन वॉर. ऑब्वियसली अगेन रशिया यूक्रेन वॉर, क्राइमिया वॉर, दे बिकम इंपॉर्टेंट नाउ बिकॉज वी हैव टू नाउ मेक अ डिसीजन वेयर डू वी स्टैंड विद रिस्पेक्ट टू रशियाज very aggressive, you can say, strategy, or very aggressive sorry I blanked out, cut this part. Okay. Where do we stand? So sorry. Okay, so Geneva Convention and Russian Ukraine war. Especially now with respect to Ukraine war and how aggressive Russia is, we are also going to discuss Crimea के साथ जो cut फिर से start करते हैं. इंडिया रशिया बायलेटरल रिलेशनशिप, हिस्टोरिकल रिलेशनशिप, जैसा हमारा यूएस के साथ रिलेशनशिप रहा है वैसे रशिया के साथ भी रहा है, काफ़ी पुराना रिश्ता है. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट. ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, जिनेवा कन्वेंशन एंड रशिया यूक्रेन वॉर. अगेन because of this war, because how aggressive Russia is being, war crimes are happening, because of all of this we are going to talk about Russia a lot. Again, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हमने पहले भी देखा था, बात करी थी. रशिया के साथ भी हम बात करेंगे. इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर. फ्रांस, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, डिफेंस कोऑपरेशन. जर्मनी, इंडिया जर्मनी इकोनॉमिक रिलेशनशिप एंड ग्रीन डील. United Kingdom, ties in current context, Scotland referendum. Again,
अब जो है हम यूएस यूके के बारे में इंडिपेंडेंस के बारे में एटलीस्ट आईआर में बात नहीं करेंगे, ठीक है. That part goes into history and polity, but not here. Here we're going to talk about कि as a sovereign nation, these two, how do they talk, how do they behave, right? India and Brexit, how does it affect India? Again, we are always going to focus on, does this threaten us? Does this make us profit? If it doesn't do anything, it's none of our business. Trade and prosperity deal, UK India Young Professional Scheme, UK Niti Aayog collaborative initiative on electric mobility. India-USA relationship, again, this is going to take a much larger chunk because as the state becomes important, like जितना strong एक state होगा उतना ही हमारा रिश्ता उससे कैसा है matter करता है, right? तो हमने already देखा है चाइना, क्योंकि one of them is China, one of them is US. So if we are going to talk about China a lot because it becomes important. So similarly US के साथ भी हम बहुत ज़्यादा बात करेंगे, it becomes important because it is a superpower. Area of cooperation, counter-terrorism and internal security, trade and economy, energy, climate change, science and technology, people-to-people ties, defense cooperation, intellectual property issue, 2+2 dialogue. Okay, so we are going to talk about पुराना भी, historical भी, और till today अब तक क्या हमारे बीच में इस वक्त क्या क्या मेन चीज़ें हो रही है, मेन एरियाज ऑफ कोऑपरेशन है, उसके बारे में भी बात करेंगे. India-USA relationship, area of operation, strategic consultation, counter-terrorism and internal security, trade and economy, energy and climate change, science and technology, people-to-people ties, intellectual property, and 2+2 dialogue. Next, India and international organizations. So अब हम international organizations के बारे में बात करेंगे. This is again the 4th chapter in a way. The World Trade Organization क्या है, रिप्रेजेंटेशन WTO में, फंक्शन क्या है, हाउ कंट्रीज जॉइन WTO का पार्ट इन ग्लोबल इकोनॉमी, पॉलिसी मेकिंग, नैरोबी पैकेज, मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस, WTO's रिपोर्ट ऑन राइज इन प्रोटेक्शनिज्म. ऑल्सो मेनली जब भी हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे उसकी हिस्ट्री तो बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि क्यों बना था, उसका प्रेडिसेसर कौन था, क्या उसके मेन फंक्शन है, इंडिया ने कब साइन किया, और इंडिया के जो इम्पोर्टेंट, जैसे ट्रेड इकोनॉमिक फोरम की बात हो रही है, ट्रेड की बात हो रही है, तो इंडिया के मेन ट्रेड जो जिनसे होता है उन्होंने कब ज्वाइन किया था. दीज आर द स्मॉल एरियाज दैट these are static, we have to focus on them, and these are the new things that we will sort of, in a way you can say, dynamic areas of WTO. The United Nations General Assembly, Security Council, Economic Social Council, and Human Rights Council. So these are the main 4, you can say, arms of UN that we are going to discuss, that we have to study diligently. Group of 20, so G20, Quad 66, South Asian Association of Regional Cooperation, SAARC, Bay of Bengal Initiative of Multi-Sector Technical and Economic Cooperation, North Atlantic Treaty, NATO, and Shanghai. So these are all the other organizations that we are going to talk about. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या है, और इंडिया को वोटिंग राइट्स जो है उसके बारे में हम बात करेंगे. इंडिया गेट्स मोर वोटिंग राइट्स इन IMF. ब्रिक्स, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन ब्रिक्स कंट्रीज, लास्ट ब्रिक्स समिट इन गोवा, ब्रिक्स एंड BIMSTC आउटरीच समिट एंड न्यू डेवलपमेंट बैंक. सो ब्रिक्स क्या, अगेन इन इंस्टीट्यूशन के बारे में स्टैटिक तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बट अभी रिसेंटली में ये सब जो हो रहा है इसके बारे में ही पढ़ेंगे. तो इंडिया ने कब ज्वाइन किया था, किस डे पे किया था, किस बोलते हैं ना, जैसे यूजुअली थिंग्स आर गिवन नेम डिपेंडिंग ऑन वेयर द सिग्नेचर वाज, लाइक कब कहाँ अग्रीमेंट साइन किया था. जिनेवा में साइन किया था तो जिनेवा कन्वेंशन बोलते हैं. सो वी नीड टू ऑल्सो लर्न एंड रिमेंबर कि ये अग्रीमेंट्स कहाँ हुए थे, कहाँ हमने इसको रेटिफाई किया था. दीज आर स्टैटिक थिंग्स, दीज आर इंपॉर्टेंट, बट देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द न्यू डेवलपमेंट्स. BIMSTC, Convention in Mutual Legal Assistance in Criminal Matter, SAARC, Indo-Pak Conflict. Within SAARC हम और किसके बारे में बात करेंगे, Problem of Resource Development and Prospects of SAARC. इंडिया एशियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, उसमें हम सिंगापुर, वियतनाम, इंडोनेशिया और एशियान के साथ जो FTA है उसके बारे में बात करेंगे. एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन,
Group of 7, G7, non-alignment movement. These are basically areas that become important as we start talking about our relationship and Indian foreign policy with other states and organizations. Now, these are some of the topics. अब इसमें ये है कि we have बड़ा covered everything. There are, of course, new things will happen this year, next year they would get added. If, say, for example, right now, you can say, क्या हो रहा है अभी, पाकिस्तान को IMF का लोन नहीं मिल रहा है, पाकिस्तान इज़ इन अ रियली बैड सिचुएशन फाइनेंशियली. सो अब वो हमें इस वक्त नहीं पता आगे क्या होगा. सो एज दीज थिंग्स चेंज, दोज थिंग्स विल बिकम इम्पॉर्टेंट as we go. So there are a lot of matters which are abhi aadhe mein atke hue. So whatever happens to them will also become part of the syllabus. So this is where the dynamic part comes in. These are the things to keep in mind while studying IR. मैं आपको कुछ tips दे रही हूँ, कुछ information दे रही हूँ. अगर आप first time student हैं specifically, please pay attention to this because this is important for you if you are giving exam for the first time. Even if it's not your first time, I would still want you to listen, but first timers के लिए definitely. IR topics are better understood in context. IR के जो topic होते हैं ना, वो context में ज़्यादा समझ में आते हैं. Historical, cultural, social, political, economic context. But problem क्या है ना, ये context जो है ना, it makes even the tiniest topic feel very huge. For example, ले लो Israel-Palestinian issue. सिर्फ इस बात के बारे में बात नहीं है कि Israel has been occupying Palestine या इसराइल का हक है या पैलेस्टीनियन का हक है, बट यू हैव टू गो इनटू अ लॉट ऑफ हिस्ट्री. वेयर डिड दिस इजरायली स्टेट केम फ्रॉम, व्हाट वाज देयर इन पैलेस्टीन, व्हाट वर द कम्युनिटीज बिफोर दैट, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई, व्हाट हैपेंड टू people that they had to make a state of Israel, who started it, Britishers as always. Okay, so there's, and ab kya problem hai, like for example now you see Israel has become too, it is something, it's a state that has been supported by US a lot. So it's very difficult to oppose it. Even if you are someone who believes that Palestinians have the first right, you still can't do much because you know US is behind Israel. So these things become, so एक topic तो बहुत छोटा सा लगता है कि हाँ हमें तो बस इजराइल और पैलेस्टीन के बारे में बात करना है, but it becomes so big when you go into the nitty-gritties. What about, like even for that matter, tribal जो small communities हैं पैलेस्टाइन, उस एरिया में जो पैलेस्टाइन है, उसके बारे में आप पढ़ोगे, they have their very distinct history. But how far are you willing to go? How far should we be going as UPSC student? That's important. So follow mentors and educators, especially who are specially making content for UPSC, to understand कि किस topic का कितना importance है और उसके कितने depth में जाना है, ठीक है? And it is very easy to get overwhelmed. It's very easy to fall prey to information overload. आप ये बात तो जानते हो कि आपको बहुत डीप में किसी भी टॉपिक में नहीं जाना है. यू मस्ट नो इट इनफ टू मेक अ कैलकुलेटेड जजमेंट. दैट्स द आइडिया, राइट? सो फॉलो मेंटर्स एंड एजुकेटर्स ऑनलाइन ऑफलाइन एंड कीप इन टच विद देम टू अंडरस्टैंड कि कितना पढ़ना है, बिकॉज इट्स वेरी इजी टू फॉल प्रे टू इंफॉर्मेशन ओवरलोड, स्पेशली इन IR. It's very easy. Okay, it's a big world. Many events are happening simultaneously. To avoid getting confused, बहुत हर सेकेंड न्यूज़ आती है IR की. इतना बड़ा वर्ल्ड है, इतने सारे देश है, कुछ तो कुछ हमेशा होता रहता है. How do you make sure that you are focusing on the right thing? If you can connect the topic back to India, Indian politics, Indian border, neighbor, regional security, trade, Indian diaspora, then it's important. If you can't, it's not important. अगर if you can't connect it to India, it's not important. Okay, and there are some exceptions. Obviously, as I said initially also, there are some exceptions. What are these exceptions? Things that matter for all human beings. ऐसे events जो सबके लिए important है, पूरे अर्थ के लोगों के लिए important है, those are the exception. But if you can't bring something back to India or its politics or its borders or its security, if it's not threatening us or it's not making any profit for us, it's not important. Not that it's not important, it's not important for UPSC. So ये, और ऐसा नहीं है कि UPSC इस पर भी क्वेश्चन नहीं पूछती है, but it's so less that it's something you can avoid if you want to, you know, focus. Things to keep in mind. Second, understand the terms before you understand the topic. You know, IR, because हम IR के बारे में इतनी बात करते हैं, because it's so prolific in news, कई बार ना लोगों को बहुत, मैंने देखा है कि कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अरे वी नो दिस, ये तो हमें पता है, लाइक रफ आइडिया है, बना लेंगे. बट मतलब क्या होता है, वी ऑफ्टन टाइम मिस इम्पॉर्टेंट
terms. For example, what is the difference between a state, a nation and a country? अब इस शब्द, ये तीनों शब्द जो है ना colloquially आम भाषा में हम interchangeably यूज करते हैं, but they have a legal definition. These are three different words. There is a reason why they are three different words. Okay, so if you are not clearing your terms, then you will have problem solving questions, especially MCQ, because this is the whole idea. जब वो MCQ देते हैं, the options are so close by that if you are not paying attention to the terms that are specified, you are going to miss the answer. Okay, so कुछ भी टॉपिक निकालने से पहले टर्म्स के लीगल मीनिंग ढूंढिए, प्रॉपर टर्म का मीनिंग ढूंढिए, अज्यूम मत करिए दैट यू नो. ठीक है, go as a blank slate in any whenever you're sitting to study a particular topic, go with a blank slate. Don't go with pre-assumed knowledge. Okay, अगर आपका दिमाग एक कप है, अगर वो ऑलरेडी भरा हुआ है तो उसमें और पानी नहीं जा सकता. So whenever you're starting to a new topic, a new chapter, clean the slate. Go as if you don't know anything and reread everything in that way. Last, look at the pattern of last 10 years. It will tell you which sections of the syllabus and how much important. Last 10 years का जो analysis है उसको देखो, it will tell you कि कौन सा section जो है वो कितना important है, उसमें से कितने. Although there is no pattern. See, UPSC is known to break patterns. So it's really not advisable कि आप अगर UPSC में last 10 साल में क्वेश्चन नहीं आया था उस टॉपिक को छोड़ दो. Skip nothing. Don't skip anything. But you can try prioritizing by this. Prioritize करो क्योंकि आपके पास दूसरे सब्जेक्ट भी हैं पढ़ने के लिए, राइट? तो इसलिए प्रायोरिटाइज करो पर स्किप कुछ मत करो. यू शुड रीड एवरीथिंग, बट इफ यू हैव टाइम क्रंच, प्रायोरिटाइज इट बाय यूजिंग एनालिसिस प्रॉपर कि लास्ट 10 साल में कौन से एरिया में से कितने क्वेश्चन हैं, एंड यूज दैट एनालिसिस वाइल यूर स्टडी. ओके, टू रिमेंबर द प्लेसेस एंड पीपल ऑफ इम्पॉर्टेंट, लुक एट पिक्चर्स. ओके, सो जब भी आप किसी चीज़ के, किसी इंसान के बारे में, किसी इवेंट के बारे में पढ़ रहे हैं ना, open Google map, search that event, search that person, search that place, look it up in map, on map, in atlas, on Google map, wherever, because do not underestimate the power of anecdotal memory, right? For example, Jallianwala massacre dash. Do I really have to tell you what will come here? We all know, right? General Dyer. मैंने तो सवाल भी नहीं पूछा. I just wrote Jallianwala Bagh massacre dash, but we all know because we've studied Jallianwala Bagh so many times that we know that कि किसने किया ये. Okay, now take another example. Founded Sanskrit College in Banaras, father of civil service in India. अब इसका आंसर बताओ. Half of the people will tell one answer, half of the people will tell another answer, because this called a civil servant of India, it confuses, because there's one person who's called civil service father, he's Indian, and the other one is a British लॉर्ड, राइट? सो अब बिकॉज आपको इसकी स्टोरी नहीं पता है तो इसलिए एकदम से याद नहीं आएगा. दोज ऑफ यू हैव बीन स्टडीइंग माइट रिमेंबर, बट नॉट ऑल ऑफ यू, राइट? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक स्टोरी जो आपने पढ़ी है और एक जो स्टोरी आपने नहीं पढ़ी है. तो जब भी आपको किसी चीज़ के बारे में, किसी इंसान के बारे में याद रखना है ना, कहानियाँ पढ़ो उनके बारे में कि इन्होंने क्या किया था, लाइक वॉट हु दे वर. लाइक फॉर एग्जाम्पल गांधी है, गांधी के बारे में आप पढ़ रहे हो. अगर कोई ऐसा इंसान जिसने गांधी के बारे में कभी कुछ नहीं सुना है तो उन्हें he will be more fascinated if he reads about Gandhi in the time when he was in South Africa, because stories matter. We remember things better, we understand things better when it's in form of stories. This is something that we get from our DNA, because we have had a long history of anecdotal, हमारी जो इतनी भी जो बोलते हैं ना कि over last million years हम ह्यूमंस ने अपने जनरेशन को इन्फॉर्मेशन ओरली ही दी है, कहानियाँ सुना के ही दी है. सो कहानियाँ बहुत ज़रूरी है. आवर ब्रेन इवन टुडे ग्रास्प्स स्टोरीज वेरी नाइसली. सो लुक अप पीपल ऑन गूगल. पिक्चर्स से आपको रिमेंबर रहेगा, कहानियों से आपको याद रहेगा. नेक्स्ट, लास्ट, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू रिमेंबर द कोर इन्फॉर्मेशन एंड फैक्ट्स अबाउट एन इवेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, बिकॉज यूपीएससी कॉन्सेप्ट जानना चाहती है, फैक्ट्स नहीं जानना चाहती. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कॉरिडोर बन रहा है, लेट्स से बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल के बीच में, यू डोंट नीड टू रिमेंबर एवरी प्लेस दैट इट पासेस थ्रू. ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उस कॉरिडोर का इंपॉर्टेंस क्या है, एंड इट थिंक्स दैट इन्फॉर्मेशन विल ईजिली फ्लो आगे. फॉर एग्जाम्पल ले लो सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन. ये इनिशिएटिव है इंडियन गवर्नमेंट का इन इंडियन ओशन रीजन में. अब
लास्ट ईयर इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, ऑफ कोर्स इट बिकम्स अ वेरी हाई इंपॉर्टेंस टॉपिक, राइट? बट इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू रीड अबाउट सागर, आई वांट यू टू एक्चुअली रीड अबाउट ऑल द इनिशिएटिव that India is taking in Indian Ocean with respect to trade, security, relationship with countries, so on. Because once you understand what India is trying to do and why, obviously because of China, what and why India is trying to do in Indian Ocean, all of the initiatives that are taken by Indian government will make sense. Okay. And last but not the least, IR is a very heavily dependent topic on current affairs. So keep yourself up to date with international news. Something that I used to also do and most of my students also do is कि जब भी हम किसी एक टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, let's say we studied about Pakistan and India relationship, हमने 5, 6, 7 पन्ने भर दिए, right? Before you start the next topic, leave a few pages, 4, 5 pages, and every time a new news comes related to Pakistan, write it in there, then and there. Okay, what will happen by the end of it? You will have a good understanding of कि इंडिया के पाकिस्तान के साथ जो रिलेशनशिप है उसकी हिस्ट्री तो आपको पता ही है, उसके साथ लास्ट क्या हुआ था, कैसा रिश्ता है वो भी पता है, एंड साथ साथ में आपको इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी पता है, तो यू गेट अ गुड ओवरव्यू फॉर रिविजन. Okay, this particular thing really helps for IR students. So do that. Leave a few pages after every topic and write what are the important things that are happening with respect to that. उसमें एक और चीज़ होती है कि for example if something is related to say इंडिया और किसी पर्टिकुलर कंट्री के बारे में डायरेक्टली हो रहा है तो उसको उस कंट्री के साथ में लिखो. अगर 2 कंट्रीज़ के साथ में हो रहा है तो रीजनल लिखो. अगर इंडिया और से कॉन्गो के साथ हो रहा है तो उसको अफ्रीकन वाले सेक्शन के अंदर लिखो. अगर 2 कंट्रीज़ के बीच में हो रहा है जो इधर नहीं आती है तो उसको यू कैन राइट इट इन रीजनल एरिया की मेक व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट से अमेरिका तो साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका को एक साथ है तो वहाँ की न्यूज़ वहाँ डाल दो. ठीक है. सिमिलरली अगर ऐसी कोई न्यूज़ है जो सब चीज़ों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समथिंग दैट वी सेड दैट अफेक्ट्स द एंटायर ह्यूमैनिटी नॉट जस्ट इंडिया, उस न्यूज़ को एकदम एंड में write it in its own section. Okay, so what this will give you is when you're going to revise you'll have a very clear idea of how to do it. Okay, so I hope this lecture, that's all for this lecture. I hope this was informative. I hope you got some confidence and I hope you score a lot of marks in IR. Have a nice day.